नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रसार में। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 12th के हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं उसके नेक्स्ट वीडियो लेके आए बेटा। और आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी, उस टाइम पीरियड के अंदर जनसाधारण की जानकारी उपलब्ध कराने वाले स्रोत, यानी हम कुछ ऐसे सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ उन स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे जो हमें आम लोगों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बेटा। ध्यान देना बेटा, हम क्या लिखते हैं बेटा कि 3000 ईसा पूर्व, ध्यान देना बेटा 3000 ईसा पूर्व के आसपास हमें कई स्रोत प्राप्त हुए, किंतु उन स्रोतों के अंदर जो प्रयोग होने वाली लिपि है, उन स्रोतों के अंदर जो प्रयोग होने वाली लिपि है, हम उन लिपि का जो है आज तक अर्थ निकाल नहीं पाए हैं, जिस वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास के जनसाधारण की जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं। लेकिन हर काल में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। हम क्या देखते हैं बेटा फिर कि जैसे हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का समय देखने को मिलता है, तो उस समय हमें ऐसे कई स्रोत प्राप्त होते हैं जिसकी हम लिपि समझ चुके होते हैं, और हमें उन स्रोतों से जो है आम लोगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो उन स्रोतों में कुछ नाम दिख रहे बेटा: वैदिक साहित्य, जैन और बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य, दान संबंधी आदेश, विदेशी यात्रियों के वृतांत, अभिलेख, प्राचीन भवन और कला के नमूने, महापाषाण और समाधान। तो ये जो स्रोत मैंने यहाँ पर बताए बेटा, ये हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की आम लोगों की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो एक एक करके अब हमें इनकी डिटेलिंग करनी है, यानी इसको ढंग से समझना है। तो पहला क्या बेटा? वैदिक साहित्य। भाई अगर वैदिक साहित्य की बात करें, नाम से मालूम पड़ रहा है कि हम यहाँ वैदिक काल की बात करेंगे। वेद आपको पता है कि 4 वेद होते हैं: अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका ऋग्वेद। जो प्रारंभिक जो वेद है वो ऋग्वेद होता है, ये आपको पता है। वेद हैं, इनके अलावा हमारे पास जो हमारे धर्म के अंदर हमारा जो क्या नाम है, हमारे महाकाव्य आते हैं, हमारे पुराण आते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है ये हमें आम लोगों की जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब आर्यंस आए थे हमारे देश के अंदर, तो आर्यंस के पीरियड के अंदर जो है कृषि और पशुपालन के साथ साथ उस समय के लोगों ने कई अन्य कार्य को भी जो है अपने जीवन यापन के लिए अपनाया था। चाहे वो कुम्हार जैसे कार्य ही क्यों ना हो, बढ़ई जैसे कार्य ही क्यों ना हो, लोहार जैसे कार्य ही क्यों ना हो, सारे कार्य भी हमें, इन सारे कार्यों की जानकारी जो है ना बेटा, वो हमें कहां से मिल जाती है बेटा? वैदिक साहित्य से। तो वैदिक साहित्य में क्या बेटा? वेद आते हैं, हमारे पुराण आते हैं, हमारे क्या नाम है, हमारा महाकाव्य आता है। तो इन सब से जो है हमें ये मालूम पड़ता है कि आर्यंस जो हैं वो कृषि और पशुपालन के अलावा अन्य कार्य भी करते थे। तो अन्य कार्य जो भी हम बता रहे हैं, चाहे वो कृषि पशुपालन ही क्यों ना हो, ये आम लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं। तो यानी ये हमें आम लोगों की जानकारी देता है। सेकंड क्या है? जैन और बौद्ध साहित्य। ध्यान देना बेटा, जैन और बौद्ध साहित्य कहा जाए तो ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी का एक मेन साहित्य माना जाता है। और अगर हम बात करें बौद्ध साहित्य की, तो बौद्ध साहित्य का जो प्रमुख ग्रंथ है वो सबको पता है, उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है भाई? त्रिपिटक आपने सुना होगा कि 3 ग्रंथों से मिलकर बना है: विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। इन तीनों पिटकों से मिलाकर हमारा बना है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक से कहीं ना बेटा हमें बौद्ध धर्म के आर्थिक जीवन की जानकारी मिल जाती है। और इन पिटकों के अंदर जो है ना कई तरह की जातक कहानियां दिख रही हैं, और उन जातक कहानियों से हमें ये वर्णन प्राप्त होता है कि कई सारे आम जनता जिसके अंदर वृद्ध हैं, बच्चे हैं, कुछ युवा वगैरह हैं, इन सब ने जो है ना राजाओं के अत्याचारों से परेशान होकर साम्राज्य का त्याग कर दिया है। तो कहीं ना कहीं वो आम लोगों की जानकारी दिखा रहा है। देन साथ में क्या बेटा? संगम साहित्य। संगम साहित्य कभी मत भूलना, जब भी आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, आप भारतीय इतिहास पढ़ते हो, तो साथ में भारतीय इतिहास पढ़ते हो तो प्राचीन इतिहास के अंदर वैदिक साहित्य के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वो क्या है? संगम साहित्य। दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है, जो आपके तमिल के आसपास जो है राजाओं द्वारा कवियों के सम्मेलन पर जो है वो ये साहित्य लिखवाया जाता था। तो इन साहित्यों के अंदर हमें राजा का जीवन, राजाओं द्वारा किए जाने वाला युद्ध का वर्णन, इन सबकी तो जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन साथ साथ में हमें यह भी जानकारी मिलती है इन संगम साहित्य से कि दक्षिण भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता था।
जो आपने एक कहानी छोटी सुनी होगी कि कई सारे विदेशी लोग भारत से गर्म मसाले लेने के लिए आते थे और बदले में सोना देकर जाते थे। तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है बेटा? संगम साहित्य से। दक्षिण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है संगम साहित्य। अब आगे आ जाओ बेटा, आगे क्या है? दान संबंधी आदेश। अगर आपने मनुस्मृति के बारे में सुना होगा तो मनुस्मृति के अंदर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा भारतीय समाज था वो 4 वर्णों में विभाजित हो रखा था। कौन से 4 वर्ण बेटा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपने सुना होगा कि ब्राह्मण शिक्षा देता है, ब्राह्मण यज्ञ पूजा करवाता है, बदले में दान लेता है, और क्षत्रिय युद्ध करते हैं, रक्षा करते हैं और दान देते हैं। तो यहाँ पर जो दान संबंधी आदेश आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्षत्रियों के बारे में है कि क्षत्रिय दान देते हैं। दान किसको दे रहे हैं? ब्राह्मणों को भी दान दे रहे हैं, प्लस वो वैश्य और शूद्रों को भी दान देते हैं। तो जब आपके क्षत्रियों द्वारा, राजाओं द्वारा जब ब्राह्मणों को दान दिए जाते थे तो उन दानों का रिकॉर्ड रखा आता था भाई कि ब्राह्मण को कौन सी जमीन दान में दी गई है, कौन सी नहीं दी गई है। इन दान की जानकारी तो प्राप्त हो रही है, साथ साथ में ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि इन दान संबंधी आदेशों के अंदर कि इन्होंने किसानों के लिए, आम लोगों के लिए, कृषि के लिए किस तरह के दान दिए थे। ये सारे रिकॉर्ड जो है ना बेटा वो हमें आम लोग की जानकारी दिखा देता है कि दान संबंधी आदेश के अंदर किसानों के लिए, कृषि के विकास के लिए किस तरह के दान दिए गए थे। तो यानी कृषि का विकास यानी आम लोग के विकास की बात हो रही है, तो ये दान संबंधी आदेश कृषि के विकास यानी आम लोग की जानकारी भी देता है। साथ में क्या है? विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। ये तो कुछ भी कर लो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, यानी आपका जो रिकॉर्ड्स है, और हम इनकी बात करें तो कोई बंदा, कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है तो वो सिर्फ हमारे देश के राजा, महाराजा या फिर एक जो राजमहल घराना का जो परिवार होता है सिर्फ उनको डिस्क्राइब नहीं करेगा, वो साथ साथ में वहाँ रह रहे आम लोगों के बारे में बताएगा। तो कहते हैं कि इस पीरियड के अंदर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के पीरियड में हमारे देश के अंदर कई सारे विदेशी यात्री आए, कई देशों से आए, जैसे कि यूनान से आए, तिब्बत से आए, चीन से आए, अलग अलग देशों से हमारे देश में कई यात्री आए, जिसमें से मैगस्थनीज था, जो आप नाम चैप्टर के अंदर कई बार रिपीट पढ़ चुके हो बेटा। मैगस्थनीज के अलावा आपका हुएनसांग था, फाहियान था, ये सब अलग अलग देशों से हमारे देश में आए हैं। और जब भी ये आए तो इन्होंने सिर्फ भारतीय साम्राज्य व्यवस्था के अंदर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को, भारतीय आम लोगों को, जो भारत के आम जो लोग थे उनके बारे में भी बताया है। तो इनके रिकॉर्ड सिर्फ राजाओं के बारे में नहीं होते, आम लोगों के भी रिकॉर्ड जो है, इनके रिकॉर्ड जो है आम लोगों के लिए भी होते हैं। तो यानी ये आम लोगों की जानकारी भी दे रहा है। देन आप आ जाओ अभिलेख। भाई ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभिलेख आपको पता क्या होता है कि भाई जो एक कठोर वस्तु पर या एक सॉलिड फेस पर, सरफेस पर लिखा हुआ जो कुछ होता है वो अभिलेख होता है, मालूम। तो कहते हैं कि जो सॉलिड सरफेस पे लिखा हुआ था वो आपका अभिलेख होता है, चाहे वो दीवार पे लिखा हो, चाहे वो स्तंभ पे लिखा हो, चाहे वो आपके बड़े बड़े चट्टानों पर लिखा हो, ये सब क्या होता है बेटा? अभिलेख ही होता है। तो अभिलेख आम लोग की जानकारी कैसे दे रहा है, गौर करना बेटा, अभिलेख आम लोगों की जानकारी कैसे दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं कि जैन जो धर्म है या कोई भी धर्म है, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ब्राह्मण, कोई भी धर्म हो, और हर धर्मों की जानकारी प्राप्त हो रही है तो अलग अलग साहित्य से प्राप्त हो रही है। तो क्या हर साहित्य एक समान भाषा में लिखा गया है? नहीं ना। कहीं पर संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं पर प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, कहीं पर तमिल भाषा का प्रयोग हुआ है। लिपियों की अगर हम देख लें तो ब्राह्मी है, खरोष्ठी लिपि है, भाषाओं में अरामाइक भाषा भी आती है भाई, तो अलग अलग है ना भाई। तो क्या हर भाषा का प्रयोग हर व्यक्ति करता है क्या? नहीं ना। और हम आज की बात कर लें, क्या इंग्लिश हर व्यक्ति बोलता है? नहीं ना। आम लोगों की आम भाषा क्या है बेटा? वो हिंदी ज़्यादातर लोग बोलते हैं। कई सारे प्रदेशों में तमिल का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आम भाषा क्या मानी गई? हिंदी मानी गई ना। उसी तरह प्राचीन काल के अंदर संस्कृत हर कोई नहीं बोलता था, तमिल हर कोई नहीं बोलता था। मुख्य रूप से बोले जाने वाली जो आम भाषा थी वो क्या थी? प्राकृत थी। तो इन अभिलेखों से हमें कई ऐसी लिपियां प्राप्त हुई हैं, भाषाएं प्राप्त हुई हैं जो बताती हैं कि आम लोगों द्वारा इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, जिसके अंदर प्राकृत भाषा प्रमुख थी, जो आम लोगों द्वारा बोली जा रही थी। इट मीन्स ये भी क्या बन गया बेटा? एक प्रमुख क्या बन गया भाई? जानकारी का स्रोत बन गया। अब आगे आ जाओ। आगे क्या बेटा? प्राचीन भवन और कला के नमूने। अब गौर करना भाई आप लोग आज ताजमहल देखते हो, इंडिया गेट देखते हो, अक्षरधाम देखते हो, सब कुछ देखते हो बेटा आज आप। लेकिन
अगर हम प्राचीन भारत में पहुंच जाए तो वहां पर भी इसी तरह की कोई बड़ी बड़ी भवन स्थलाकृतियां होंगी ना भाई। बड़े बड़े भवनों को अगर हम देखें तो क्या उनको बनाना आसान है? जो बड़े पिलर्स बना रहे हैं, वो सरफेस अच्छा बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं बढ़िया सा, क्या ये बनाना क्या आम बात है? नहीं ना। तो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें सब कुछ बन रही हैं, वो दिखाते हैं कि उस समय के आम लोगों में किस तरह का कौशल था। तो वो आम लोग की जानकारी दे रहे हैं भाई। ये कोई राजा महाराजा नहीं है कि राजा महाराजा ने भवन बना दिया, बिल्डिंग बना दी, वही ईंटें ढो रहा है, वही मसाला ढो रहा है। नहीं भाई, ये आम जनता मसाला ढो रही थी, आम जनता ईंटें लेके आ रही थी, उनकी चिनाई करके बड़ी बड़ी दीवारें बना रही थी, भवनों का निर्माण कर रही थी। तो ये बड़ी बड़ी इमारतें बताते हैं कि प्राचीन काल के अंदर आम लोगों द्वारा किस तरह की कला जो है उनके अंदर मौजूद थी। किस तरह की कला क्या बेटा उनके अंदर मौजूद थी? भवन बनाने की। और कला के अंदर कई और कलाएं आ जाती है, सिर्फ भवन कला ही नहीं होता। मूर्ति कला, चित्रकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, ये सब जो होता है भाई, ये सारी कला की जानकारी जो है, इन कलाओं का होना ये दिखाता है कि आम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। तो यानी ये भी आम लोग की जानकारी दे रहे हैं भाई। लास्ट क्या बेटा आपका? महापाषाण और सावधान। भाई सावधान की अगर बात करें, ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ चुके हो, ये एक तरह की अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है। तो सावधान जो है ना, सावधान में देखा जाए तो कहीं पर मृतकों को दफनाया जा रहा है, कहीं पर जलाया जा रहा है। तो यानी देखा जाए सावधान भी आम लोगों की जानकारी दे रहा है, या फिर कहा जाए मृतक संस्कार की जानकारी उपलब्ध करा रहा है। तो ये जो है बेटा, जो मैंने अभी बताया, डिस्कस किया हम लोगों ने, ये 8 पॉइंट जो पढ़े हम लोगों ने, कौन कौन से? वैदिक साहित्य, जैन बौद्ध साहित्य, संगम साहित्य, दान संबंधी आदेश, विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, अभिलेख, प्राचीन भवन और कला के नमूने, महापाषाण और सावधान। ये 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के अंदर मौजूद जो समाज था, उस समाज के अंदर जो जनसाधारण लोग थे, उनकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने क्या बोला था कि हमारे पास ऐसे कई स्रोत हैं जो कहाँ मिले थे बेटा में? 3000 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन हम उनकी लिपि नहीं समझ पाए, जिसकी वजह से हमें इस काल के आम लोगों की ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन इस काल की हमने लिपि समझ ली है, इसलिए हमें इन सब से आम लोगों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और समझ में आ चुका तो बेटा फटाफट एक काम कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बस सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। ऑल द बेस्ट।